18 और 19 मई 2024 की रात करीब 2 सवा 2 बजे के आसपास महाराष्ट्र राज्य का एक शहर पड़ता है पुणे, और इसी पुणे का एक इलाका लगता है कल्याण नगर। दरअसल इस कल्याण नगर रास्ते से एक लड़का गुजरता है अपनी महंगी कार के साथ। उस कार को खुद ही ड्राइव कर रहा था, जिसकी उम्र करीब 17 साल 8 महीने के आसपास होती है। नाबालिग होने के बावजूद उसने पहले तो 12th पास होने की खुशी में अपने 10-12 दोस्तों को पार्टी दी, और उसके बाद उस कार को खुद ही ड्राइव कर रहा था। वो भी करीब 200 के स्पीड में चलाता है। सामने एक बाइक से टकराता है। बाइक सवार एक लड़का और एक लड़की, दोनों की ही घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद मामला अदालत पहुंचता है, किशोर न्यायालय में मामला पहुंचता है। उस लड़के से 300 शब्दों का एक एस्से यानी निबंध लिखाया जाता है और कहा जाता है कि तुम घर जाओ। जब ये बात सोशल मीडिया पे वायरल होती है काफी तेजी से, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग तक जब ये बात पहुंचती है, तब पूरे देश के भीतर ये एक बहस हो जाती, छिड़ जाती है कि आखिरकार वो लड़का इतना बड़ा अपराध किया, 2 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। वो 2 लोग जिनकी वजह से उनके परिवार का भरण पोषण होता था, परिवार की जिम्मेदारी उठाई जाती है। दरअसल कानून इतना लचीला है कि जिसकी वजह से फिर बहस होना लाजमी है ही। आज की सच्ची घटना जो बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना में ठीक कुछ ऐसा ही होता है। एक दो नहीं बल्कि करीब 23 बालकों की मौत होती है। वो बालक जब मरते हैं तो उसी विद्यालय के अंदर, उसी परिसर के भीतर कब्र भी बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री भरोसा दिलाता है कि मैं इस गांव को गोद लेता हूं और इस गांव को विकास के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। न तो कभी मुख्यमंत्री वहां गांव पहुंचे और न ही उस मामले में जो अपराधी होते हैं उनको कोई बड़ी सजा मिली। तो सजा अगर मिलती भी है तो उन्हें बहुत आसानी से जमानत मिल जाती है। बहुत आराम से वो आज घूम रहे हैं। जबकि जब कभी भी वो तारीख आती, जिस तारीख में उन बालकों की मौत हुई थी, तो उस गांव में न कोई चूल्हा जलता है, न कोई व्यक्ति हंस सकता है, बल्कि सबकी आंखों में आंसू होते हैं। इस कहानी को जानने के बाद शायद आप लोग भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टेट सफर तक। आज की जो सच्ची घटना बता रहा हूँ, दरअसल यह होता है बिहार प्रदेश का एक जिला होता है सारण, और इसी सारण जिले का एक थाना पड़ता है मशरक। दरअसल मैं ये बात कर रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है गंडामन, और गंडामन में ही एक स्कूल होता है जो सामुदायिक भवन में चल रहा था, धर्मा सती महामाता प्राथमिक विद्यालय। बात कर रहा हूँ 16 जुलाई 2013 की ये घटना है। दरअसल उस मेनू के हिसाब से उस दिन उस चावल आलू सोयाबीन की उस दिन सब्जी बननी थी। जैसे रसोईया ये खाना बनाना शुरू किया तो उसके बाद देखा कि रसोई के भीतर तेल ही नहीं, सरसों का तेल खत्म होता है। वो सीधा हेडमास्टर के पास पहुंचती है। हेडमास्टर यानी कि मीना देवी, और रसोई खाना बनाने वाली यानी पन्ना देवी सीधा पहुंचती है हेडमास्टर के पास। वो हेडमास्टर से कहती है कि मैडम सरसों का तेल खत्म हो गया है, क्या सरसों का तेल मंगवा दोगे? तभी कहते हो परेशान क्यों हो रहा है, मेरे घर पे किसी बालक को भेजो। और वहां से एक जगह बताते हैं, वहां पर सरसों का तेल रखा हुआ, वो तेल लेकर के आ जाएगा। ठीक वैसा ही पन्ना देवी ने किसी बच्चे से कहा कि मैडम के घर जाओ, वहां से जाकर के तेल लेकर के आ जाओ। जैसी जगह बताई थी वो बच्चा वहां जाता है, वहां से तेल उठा करके लाता है। उसके बाद जो है सबसे पहले सोयाबीन की जो तलना होता है तेल में, इसलिए कढ़ाई में तेल डाला दिया जाता है। तेल डालने के बाद पूरी कढ़ाई झागों से भर जाता है। इसके बाद मैडम दौड़ते हुए यानी रसोई जो दौड़ते हुए अपने हेडमास्टर के पास जाती है, जाकर के कहते हैं कि मैडम जो तेल आपने मंगवाया है, दरअसल उस तेल को कढ़ाई में डालने के बाद पूरी कढ़ाई में झाग ही झाग बन रहा है। ऐसा क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तेल खराब तो नहीं? तो हेडमास्टर कहते तुम घबरा क्यों रहे हो, मैंने अपने हाथों से तेल को खरीदा है, इसलिए मुझे पूरा पूरा भरोसा है तेल में कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं, तुम जाकर के अपना खाना बनाने पे ध्यान दो। अब वो रसोईया जाती है। इस खाना बनाने वाले के 3 बच्चे इस विद्यालय में ही पढ़ते थे, और वो खाना बनाने वाली जाती है, चावल बनाती है, सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाती है, और बनाने के बाद फिर जब समय होता है तब उन बच्चों को वो खाना परोसा जाता है। और जब बच्चे उस खाने को खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी 1-2 बच्चों ने जो उस खाने को एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, तो एक बच्चे कहते हैं इसमें तो कुछ अजीब तरह की कुछ महक आ रही है। बच्चों ने उस खाने को छोड़ दिया, यानी खाना खाने से इनकार कर दिया कि इसे खाना खाने के लिए हमें बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर एचएम खड़ी होती है जिनका नाम मीना देवी होता है। मीना देवी ने सब बच्चों को गुर्राते हुए, डांटते फटकारते हुए कहा कि तुम लोग की दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं, इसलिए चुपचाप बैठ करके इस खाने को खा लो। अगर किसी ने भी खाना खाने से अगर मना किया तो उसके बाद में उसकी पिटाई कर दूंगी। जब ये बात एचएम हेडमास्टर कहती है तो बच्चों की मजबूरी होती है कि किसी मास्टर के सामने बच्चों की बिसात भी नहीं होती है बोलने की। और उन बच्चों ने आराम से इत्मीनान से जितना जितना खाना जिसके हिस्से में पड़ते हैं उतना उतना खाना बच्चे आराम से खा लेते हैं। करीब 30 मिनट आधे घंटा का समय बीत जाता है। कई बच्चे अपने पेट में दर्द होने की शिकायत करते हैं, तो कई बच्चों की उल्टियां आने लगती है। अब पेट का दर्द और उल्टियां जब आने लगती है तो हेडमास्टर तक ये बातें पहुंच जाती है।
वो कहती है कि जिन जिन बच्चों की ज्यादा तबीयत खराबी है, एक काम करो, वो अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि वो भी दोपहर का समय हो गया है, अब ज्यादा देर स्कूल खुलने वाला भी नहीं, घर जाकर के तुम लोग आराम करना। मैडम ने कुछ अपनी जिम्मेदारी ना निभा करके उन सारे बच्चों को कुछ इस तरह से बोल दिया कि बच्चे 2 4 5 लड़के अपने घर चले जाते हैं, बाकी बच्चे स्कूल के भीतर ही रह जाते हैं। दरअसल इस स्कूल के भीतर करीब 89 लड़कों का रजिस्ट्रेशन होता है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, और ये बच्चे जो हैं कुछ तो यहाँ से घर चले जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में रह जाते हैं, उनका पेट में लगातार दर्द होना शुरू हो जाता है, बच्चों की उल्टियां आने लगती है। करीब करीब 5 बच्चे अपने घर चले गए। कुछ देर के बाद खबर आती है कि पांचों के पांचों बच्चों की मौत हो गई है। और जब बात 5 बच्चों की मरने की खबर आती है, तो स्कूल में जब आते हैं ये खबर, तो इसमें से 3 बच्चे स्कूल के भीतर तब तक मर जाते हैं। यानी कुल आधा पौन घंटा के भीतर खाना खाने के बाद जो उल्टियां आती है, उसके आधा घंटा, महज आधा घंटा बीतता ही है कि 8 बच्चे और मर जाते हैं। जैसे 8 बच्चे मरने की खबर फैलती है, पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल जाती है, बल्कि गांव में नहीं बल्कि पूरे आसपास के इलाकों में खबर फैल जाती है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बच्चों की मरने की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब तक कुल मिलाकर के 16 बच्चे की डेथ हो चुकी थी, और इस हिसाब से बाकी की अगर बात की जाए, तो इनमें से कई ऐसे बच्चे थे जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन सारे बच्चों को जितनी जल्दी हो सकता था तो गांव के डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, नजदीकी किसी अस्पताल में लेकर के जाने के लिए, जो जहां स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को एडमिट करवाया गया। लेकिन उनकी लगातार बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी। जब लगातार तबीयत बिगड़ रही थी, तो इस हिसाब से उन सारे बच्चों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जाता है। यानी सारे के सारे बच्चे जो अभी गंभीर अवस्था में थे, जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, इधर रसोईया की भी हालत बिगड़ने लगती है, और रसोईया सहित सब बच्चों को पटना के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। और कुछ ही घंटों में एक खबर फैलती है कि 23 लड़कों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही रसोईया की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। रसोईया के 2 बच्चों की तो मौत हो चुकी थी, एक बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा था। अब इधर जो हेडमास्टर होती है वो, और जैसे उसे ये बात पता चलता है कि बच्चे लगातार मर रहे हैं, शायद खाना खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, आखिर क्या वजह रही थी ये कोई जान नहीं रहा था। सीधा अपने घर जाती है, अपनी पति अर्जुन राय से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, नहीं तो गांव के लोग और सबके सब लोग काफी बुरी हालत कर देंगे। तभी एक लड़का होता है आशीष नाम का, आशीष के पिता होते हैं अखिलानंद। अखिलानंद, क्योंकि आशीष उनका इकलौता बेटा था, वो मर चुका था। इस खाना खाने के बाद अखिलानंद सीधे जो है मसरख थाने के अंदर जाते हैं, वहां जाकर के एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं, और एफआईआर में नाम लिखवाते हैं मीना देवी, जो कि हेडमास्टर होती है स्कूल की, साथ ही उनके पति अर्जुन राय, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। अब ये मामला न केवल उस जिले भर था, बल्कि पूरे राज्य भर में फैल जाता है। पूरे देश की मीडिया में ये मामला काफी तेजी से हाईलाइट होने लगता है। लेकिन हर कोई इस बात को जानना चाह रहा था कि आखिरकार इन बच्चों की मौत की वजह क्या है, क्या वजह है, क्या वजह नहीं है। कुछ बच्चों को इलाज चल रहा था, कुछ बच्चों मर मर करके अपने गांव के तरफ लौट रहे थे। गांव के सब लोगों ने उन बच्चों को इकट्ठा किया और एक जगह स्कूल के ही प्रांगण में रखा। अगला दिन यानी 17 जुलाई का समय होता है। 17 जुलाई के बाद फिर कम से कम आसपास के 100 सभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इस घटना को लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश था। सबसे पहले जाके थाने में लोग हंगामा करते हैं, थाने में तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। वहां पे सरकारी वाहन होते हैं, उनमें आग लगा देते हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां थी उनमें भी आग लगा देते हैं, सड़क को जाम करते हैं। उसके बाद बात यहाँ तक भी नहीं रुकती, तो जो रेल होती है, रेल की पटरियों पर भी जाम लगा देते हैं। अब जगह जगह पे बिहार के भीतर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अगले ही दिन बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, बल्कि उस जिले में, बल्कि जहां जहां तक खबर जा रही थी, बच्चों में अधिक एक तरह से कहते हैं दहशत फैल गया था। आखिरकार करे तो क्या करे। पूरे गांव में रोया पीटी मच गया था। इस बच्चों को लेकर के लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कई बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे, कई बच्चे ऐसे थे जो 1 2 थे, लेकिन बात इकलौते की हो चाहे बात ज्यादा की हो, लेकिन जिसका लाल जाता है, कहता है ना, जाकर जिसका बच्चा मरता है उसका दर्द वही जानता है। जिसके बच्चे मर रहे थे उनकी ज्यादा हालत खराब थी। मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि मैं इस गांव को गोद भी ले लेता हूं, साथ इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी करवाई जाएगी, और जो भी दोषी होगा उस दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी का गठन किया जाता है, और एसआईटी का गठन करने के बाद साथ ही ये ऐलान किया जाता है कि मृतकों को परिवार के 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही जिनका इलाज का मामला है उनका इलाज भी निःशुल्क करवाया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में घोषणा तो कर दी, लेकिन इस बात को कहा जाता है कि कई साल बीत चुके हैं, और कई साल बीत जाने के बाद भी ऐसा मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि मुख्यमंत्री कभी भी इस गांव के अंदर गए ही नहीं, कभी जाकर के देखने की कोशिश ही नहीं की है। और खास विकास कर के नाम पर
कोई इस गांव में बदलाव नहीं। जो एसआईटी ने इस मामले की जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल में पता चलता है कि जब रसोईया ने ये कहा था कि सरसों का तेल खत्म हो गया, और यही बात मीना देवी तक जब जाती है तो मीना देवी कहते घर पर तेल रखा हुआ। दरअसल वो लड़का गलती से तेल न ला करके कीटनाशक कोई पदार्थ ले आता है, और कीटनाशक कुल ऐसा था जैसे कुछ सरसों का तेल होता है। रसोईया ने इस बात का एहसास करा दिया था, लेकिन प्रधान अध्यापिका ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, बल्कि खाना बनाने वालों को पहले इग्नोर कर दिया गया। बाकी बच्चे जो खाना खाने से इनकार कर रहे थे, उन बच्चों को डरा धमका करके कहा कि तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा। किसी ने खाना खाने से इनकार किया तो उसकी मार लगेगी उसे। बच्चों ने दबाव में आके खाना खाया। उसके बाद जब एसआईटी की जांच होती है, एसआईटी की जांच के बाद इस महिला को, जो प्रिंसिपल होती है, 2-3 दिन के बाद यानी 23 जुलाई को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ उस महिला शिक्षिका के पति को, जो उससे भी गिरफ्तार किया जाता है। इस मामले की अदालत में सुनवाई होती है। उधर लगभग कई दिनों तक ये कहा जाता कि 1 महीने से अधिक उस रसोईया का, उन बाकी 25 बच्चे जो बचे थे उनका इलाज चलते रहता है। रसोईया के 2 बच्चे मर गए थे, उसका 1 बच्चा बचा हुआ था। तो बच्चे तो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो मरे हुए बच्चे थे उन सारे बच्चों की उसी स्कूल कैंपस के भीतर कब्र बना दिए जाते हैं, उन्हें वही दफना दिए जाते हैं। एक तरह से स्मारक बना दिया जाता है कि उसके याद में हर साल उन्हें याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद 29 अगस्त 2016 को इस महिला को, यानी प्रधानाध्यापिका जो होती है, उनको दोषी करार दिया जाता है, और जो पति होता है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। इस मामले में इनका कोई दोष है, जबकि बताया यह जाता है कि उन्होंने किसी चीनी मिल जो गोपालगंज के अंदर होती है, उस गोपालगंज के चीनी मिल से वो कीटनाशक दवाई खरीद के लेकर के आए थे। और ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि वो एक ऐसे बर्तन में, ऐसे डब्बे में, कंटेनर में रख दिया गया था, जिस कंटेनर में बाद में सरसों का तेल का उपयोग किया जाने लगा था। वही सरसों का तेल फिर ये स्कूल पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इस तरह का घटना होता है, यह इतना बड़ा हादसा होता है। इस महिला को 17 साल जेल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 3 जुलाई 2017 को ये महिला हाईकोर्ट में अपील करती है। ये महिला को जमानत मिल जाता है। ऐसा बताया जाता है कि महिला बाहर फिर आ जाती है। फिर हर ऐसे जो दावा किया जाता है जैसे क्या उसका कोई दोष ही नहीं था, और वो बार बार उच्च कोर्ट में जाकर के यही अपील कर रहे कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर इसमें हेडमास्टर की गलती नहीं है तो फिर गलती किसकी है, ये साबित करने में भी 10 को लग जाएंगे। लेकिन वो महिला आराम से अब अपने घर पे रहेगी या फिर स्कूल पढ़ाने जाएगी। लेकिन 23 बच्चों के साथ जो हुआ, जो 23 बच्चे मर गए, उनके परिवार वालों को कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र के पुणे में एक रईसजादा, जो कि अरबपति परिवार से वो बच्चा बिलोंग कर रहा था, 12वीं पास होता है, खुशी के मारे 10-12 दोस्तों को वो पार्टी देता है, शराब पीता है। मैच 90 मिनट के भीतर ही 48,000 रुपए की अपने साथियों को शराब पिला दिया। उसके बाद इतना खुश था तो उसने कार में बैठ करके खुद ड्राइव कर रहा था, 200 के स्पीड में ड्राइव कर रहा था, और वो भी 200 के स्पीड में उस सड़क पे भगा देता है गाड़ी। ऐसे 2 लोगों की हत्या कर देता है। इसको हत्या ही कहा जा सकता है। 2 लोगों को मौत की नींद सुला देता है, जिनकी वजह से उनका पूरा परिवार पल रहा था। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा।